हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशा आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या न्यूज़ है। सबसे पहले हमारे पास नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाने का इंडिया का पर्पस क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। तो यहाँ पर ही ओरिजिनली सारे स्पाइसेस ऐसे उगाए जाते थे जो यूरोपियंस हमारे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे, स्पेसिफिकली स्पाइस ट्रेड। तो दुनिया का 62% जो शेयर है टर्मरिक मार्केट का वो इंडिया होल्ड करता है। तो अब इंडिया एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाएगा जिसका काम क्या होगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को इंडिया में लगाया जाएगा। जो यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन है टर्मरिक का, उसको और भी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड फॉर तेलंगाना। तेलंगाना में एक स्पेशल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा सराका। तो बेसिकली जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में पास हुआ था तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात का वादा किया था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही ऐसी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज को बनाया जाएगा। तो अब तेलंगाना में जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसके बारे में डिक्लेरेशन आ चुका है, विच विल बी लोकेटेड इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, और इसकी टोटल कॉस्ट जो होगी 889 करोड़ की बनाई जाएगी। तो बेसिकली समाका एंड सराका दो मदर एंड डॉटर थी तेलंगाना के स्टेट में। जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो किंग थे उनकी वाइफ और उनकी डॉटर थी जिन्होंने उस कम्युनिटी के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे, काफ़ी सारा उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एथिकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। तो उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, फॉर दिव्यांजन उनके लिए बनाया जा रहा है, और उसका नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, और इसको बनाया जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर पूरा हाईटेक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उन बच्चों को जो हैंडीकैप्ड हैं ताकि आगे जाकर वो पैरालंपिक्स तक पहुँच पाएँ और हमारे देश का नाम रोशन कर पाएँ। नेक्स्ट इन न्यूज वी हैव बिहार कास्ट सेंसस, जो अभी न्यूज में सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है। बिहार इंडिया की ऐसी पहली स्टेट है जिसने कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया है। इंडिया का आखिरी कास्ट सेंसस 1931 में पब्लिश हुआ था। 2011 के सेंसस में भी कास्ट का डाटा कलेक्ट जरूर हुआ था लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था। तो अभी ये जो डाटा है इसके क्या हमारे पास स्टैटिक्स निकल कर आए हैं वो ये हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आता है, 27% बैकवर्ड क्लासेस में से, 19% शेड्यूल क्लासेस में से, और नॉन रिजर्व्ड की जो आपकी कैटेगरी है वो इसमें काफ़ी कम, जो कि सिर्फ 15.5% है, इतनी ही आई है। तो अब इसके बाद अब डिमांड हो रही है जितनी आबादी उतना हक, कि जितनी आज़ादी, जितना प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में जिस भी कैटेगरी का है उसको उतना ही रिप्रेजेंटेशन हर चीज़ में दिया जाए। इस सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और 2011 के सेंसस में बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़ के आसपास आई थी। तो 2.5 करोड़ टू 3 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है बिहार की वो बढ़ चुकी है। तो ये जो एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ है जो बिहार में की गई है, जो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों के साथ भी इंटरलिंक किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जिन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि हर तरह की जॉब में 35% रिजर्वेशन वुमेन कैटेगरी को दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बोला जाता है कि कोई भी जगह पर 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने यहाँ पर एक और बात करी है कि जो टीचिंग की पोजीशंस होंगी उनमें जो रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए वो 50% का रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट जो पास की है वो है मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997 को अमेंड करके जो उन्होंने अपनी लिमिट है वो 35% कर दी है फॉर ऑल द जॉब्स इन मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है याकचरपी, जिसको अभी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये जो याकचरपी है दिस इज बेसिकली अ नेचुरली फर्मेंटेड चीज जिसको बनाया जाता है अरुणाचली याक से। तो अरुणाचल प्रदेश में जो याक्स मिलती हैं उनका जो मिल्क है उसको यूज कर बनाया जाता है एक वहाँ पर चीज
जो स्पेशल वैरायटी है जिसकी प्रोटीन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो लोगों को कुछ ऐसे ही सोर्सेस पर प्रोटीन के लिए डिपेंड करना पड़ता है। तो उनमें से एक सोर्स ये भी है जो वहाँ की एक एक्सक्लूसिव चीज़ है जिसको अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिपुरा बिकम 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई-कैबिनेट सिस्टम। ई-कैबिनेट सिस्टम का मतलब है कि जो कैबिनेट होगी, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की कैबिनेट होगी, उसमें जो सारा काम किया जाएगा उसको पेपरलेस कर दिया जाएगा। जो मिनिस्टर्स हैं उनको टैब्स दे दिए जाते हैं, जो भी उनका काम होता है वो टैब्स पर ही किया जाता है। तो बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जुडिशरी, जैसे हमारा पहला हाई कोर्ट जो पेपरलेस हुआ था दैट वाज केरला हाई कोर्ट। तो पहली जो हमारा कैबिनेट ई कैबिनेट बना था वो कैबिनेट था आपका उत्तराखंड का कैबिनेट। उसके बाद 2 और स्टेट्स हैं जो अभी ई कैबिनेट सिस्टम लागू कर चुकी हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश और दूसरी है अरुणाचल प्रदेश। अब एक और स्टेट है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो ई कैबिनेट बन चुकी है और वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 4th इन इंडिया एंड 2nd इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट कर चुकी है। आगे हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि राजस्थान में अब 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम रहेंगे मालपुरा, सुजानगढ़ एंड कुछमन सिटी। इन 3 की एडिशन से राजस्थान के टोटल डिस्ट्रिक्ट 53 पर पहुंच जाएंगे। इसी साल थोड़े महीने पहले ही गवर्नमेंट ने 17 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। तो अगले साल तो थोड़े ही टाइम में राजस्थान में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं इसका इलेक्शंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमारे लिए देखने वाली चीज़ होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालदीव्स के एक नए प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। तो ये अभी वहाँ पर रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जो कैपिटल सिटी है मालदीव्स की माहे, वहाँ के ये गवर्नर रह चुके हैं और अब प्रेसिडेंट पोजीशन हैंडल करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो चाइना पॉलिसीज़ रहेंगी। इनकी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी दैट विल बी इन एसोसिएशन विद चाइना, और इंडियन आर्मी जो भी उसकी स्टैंडिंग है मालदीव्स में उसको ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस बंदे को हराया है इलेक्शंस में उनका नाम है इब्राहिम सोली। 53% सीट से इन्होंने अपनी जीत हासिल करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुरवेस्निक मिसाइल। रशिया ने एक नई मिसाइल लॉन्च करी है जो टेस्ट फायर हो चुकी है, जो ये बोला जा रहा है कि अगर रशिया से उसको फायर करेगा तो वो मिसाइल यूएस तक भी जा सकती है, उसकी इतनी कैपेसिटी रहेगी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 20,000 किलोमीटर तक का एरिया ये मिसाइल कवर कर सकती है। तो ये ग्राउंड लॉन्च होगी, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल होगी जिसकी कैपेसिटी होगी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करके लेके जाने की। न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए और काफ़ी लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकती है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मिसाइल है ये लो ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करती है, मतलब ग्राउंड से 50 to 100 मीटर्स की ऊंचाई पर ऑपरेट करती है, जिससे इसको रडार के थ्रू डिटेक्ट करना एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होगी कि कल को अगर रशिया किसी के ऊपर लॉन्च कर देता है तो उस कंट्री का रडार सिस्टम हो सकता है इसको डिटेक्ट ना कर पाए क्योंकि ये काफ़ी लो लेवल पर ऑपरेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई की 4th बाई मंथली रिपोर्ट जो अभी आई है। तो आरबीआई हर 2 महीने बाद आरबीआई की एमपीसी कमेटी हर 2 महीने बाद मीटिंग कंडक्ट करती है जिसमें वो सारे पॉलिसी रेट्स और उन सब चीज़ों का दोबारा से रिवीजन करती है, उनके बारे में बताती है। तो अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉलिसी रेपो रेट, जिसको अभी फिर से दोबारा से हमने 6.5 पर ही रिटेन करा है। पिछले साल से हमने हमारा रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था, 4.5 से हम उसको 6.5 पर लेकर आए हैं। पिछले 2 बारी से हमने हमारा रेपो रेट स्टेबल रखा हुआ है 6.5 पर। इसके अलावा ये बाकी सारे रेट्स हैं ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखे गए हैं। बैंक रेट 6.75, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75, सीआरआर एसएलआर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पिछली बार की रिपोर्ट की तरह कंटिन्यू रखे गए हैं। Next we have Vice Admiral Tarun Sobti assumes charge as Deputy Chief of Naval Staff।
नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है तरुण सोबती। तो ये इंडियन नेवी में आए थे 1 जुलाई 1988 में। बहुत सारे हमारे इंडियन नेवी शिप्स हैं जिसके फ्लैग ऑफिसर ये रह चुके हैं। तो उन सारी इनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए, कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको वाइस एडमिरल का पोजीशन दिया गया है। तो जो इन्होंने शिप्स अभी तक जिनको इन्होंने फ्लैग किया है वो है ISN निशांक, कोरा, कोलकाता, और ये सारे जो इनके हमारे इंडियन नेवी शिप्स हैं उनको ये अभी तक गाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा RBI पॉइंट्स मुनीश कपूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो RBI का जो पूरा फ्रेमवर्क होता है उसमें सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर, देन वी हैव 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। वैसे एक पोजीशन होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसका काम होता है RBI की फंक्शनिंग को ओवरलुक करना। तो ये अज्यूम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च को ओवरलुक करने का ये काम करेंगे। तो ये इससे पहले ये एडवाइजर इन इंचार्ज रह चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे RBI के अंडर ही किए जाते हैं। इन सब पोजीशंस को ओवरलुक करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोजीशन होता है, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मुनीश कपूर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर एक्सटेंड SBI चेयरमैन दिनेश खरा's टेन्योर। दिनेश खरा का बहुत लंबा हिस्ट्री है SBI के साथ। तो अभी कुछ टाइम से ये 7 अक्टूबर 2020 में ये इस टेन्योर में शामिल हुए थे। तो अभी इनका टेन्योर खत्म हो रहा था 3 साल का, इनको अब आगे का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ये जब SBI के सारे एसोसिएट बैंक्स उसके अंडर मर्ज हुए थे और महिला बैंक जब मर्ज हुआ था उस टाइम पर इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए और SBI क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लेंडर है, तो इसलिए इनका एक्सटेंशन अभी 1 साल के लिए और कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन नेवी टू अनवील वेपनाइज्ड बोथ स्वार्म्स एंड अंडर वाटर वेसल्स। तो अभी स्वावलंबन का जो अभी इस साल का एडिशन है वो अभी रिसेंटली हुआ है, जहां पर इंडियन नेवी ने अपने 2 नए और वेपन्स को निकाला है, जो कि है ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म्स और दूसरा है ऑटोनॉमस वेसल अंडर वाटर्स। तो AUVs तो ये इंडिया ने पहली बार बनाए थे, जो कि आपके पानी के नीचे एक रॉड की फॉर्म में रहता है और वहाँ पर रहकर ये माइंस को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इन दोनों चीज़ों को भी हमारी नेवी में रिसेंटली होने वाले इस इवेंट में उसको अनवील किया है। और इसको बनाने के लिए जिस कंपनी ने कंट्रीब्यूशन किया है दैट इज सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया। आगे बात करते हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड, जो कि कनाडा की और कनाडा इंडिया जो सोसाइटी है वो देती है, उन इंडिविजुअल्स को देती है जो कि इंडिया की पोजीशन को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर वर्ल्ड में इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो पहली बार ये अवार्ड एक इंडियन वुमेन को दिया गया है, जो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के को ओनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं। तो इनको ये अवार्ड पहली बार दिया गया है और इसमें इनको $50,000 दिए गए हैं। ये जो अमाउंट इसमें अवार्ड में दी जाती है, इस अमाउंट को यूजुअली जो भी विनर होता है वो अपने हिसाब से चैरिटी में डोनेट कर देता है। तो इन्होंने ये जो पैसा है ये दिया है द फील्ड इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी अच्छे लेवल पर रिसर्च कर रहा है। तो पहली वुमेन है, इंडियन वुमेन, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2023, जो कि 3 इंडिविजुअल्स ने शेयर किया है, पायरे गोस्टनी, फेरेंस कॉर्स एंड एन होलियर, जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं किस चीज़ के लिए, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के रिलेटेड फील्ड में इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी थी, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तीनों की टीम ने इस रिसर्च को किया था। इनके नाम एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जो कि दिया गया है नॉर्वे के एक राइटर हैं जॉन फॉस, जिनका दूसरा नाम जॉन ओलफ फॉस भी है, पूरा नाम है। तो इन्होंने कुछ प्रोज लिखे थे और कुछ पोइम्स लिखी थी, जिन पोइम्स में इन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी थी जो खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज, जो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को,
ये अभी ह्यूमन राइट्स के लिए और फ्रीडम के लिए ईरान में लड़ रही हैं। काफ़ी बार ये जेल भी जा चुकी हैं उन्हीं चीज़ों के लिए। तो ईरान में भी आपको पता है जो कंडीशन है फॉर वमेन एंड ऑल दीज थिंग्स इज़ नॉट रियली गुड। तो उनके ह्यूमन राइट्स के लिए वहाँ पर ये लड़ रही हैं, जिसके लिए इनको ये पीस प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट इन नोबेल प्राइज वी हैव इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जो कि दिया गया है कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेस्टमैन। तो इस बार पहली बार जब कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनी थी, तो वैक्सीन इतनी जल्दी बनने का रीज़न और उसका जो मेथड एक नया डिराइव किया गया था, वो मेथड इन्होंने डिराइव किया था। अगर वो रिसर्च इन्होंने ना करी होती तो कोविड की वैक्सीन बनाना इतना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो इन्होंने एक ये रिसर्च करी थी जिसके अकॉर्डिंग कि जो भी ऐसी कुछ लैब मेड mRNA होता है, वो आपके जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं करेगा, जिस बेसिस को यूज़ करके कोविड की वैक्सीनेशन को बनाया गया था। तो उस रिसर्च को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको मेडिसिन के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, अगेन 3 इंडिविजुअल्स हियर, मोंदी बवेंडी, लुइस ब्रूस एंड अलेक्सी एकेमोव। ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। इन्होंने डिस्कवरी करी है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स, नैनो पार्टिकल्स सो टाइनी दैट देयर साइज डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज। क्वांटम डॉट्स के ऊपर रिसर्च करा है इन्होंने, जिसके लिए इनको इस साल का अवार्ड दिया गया है। नाम इम्पॉर्टेंट है, अगेन सेइंग अगेन एंड अगेन, नोबेल प्राइज एग्जाम के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। लास्ट वी हैव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जो कि दिया गया है क्लॉडिया गोल्डन को, जो कि हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड की पहली परमानेंट फैकल्टी वमेन फैकल्टी बनी थी ये। इन्होंने रिसर्च करी है वमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट के ऊपर, कि जो वेज रेट है उसका डिफरेंस मेल एंड वमेन लेबर पार्टिसिपेशन में क्यों एग्जिस्ट करता है और कैसे वो विद द टाइम पासिंग वो कैसे एक्सपैंड होता जा रहा है। तो इस स्टडी को रिकॉग्नाइज करते हुए इस साल का नोबेल प्राइज क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।